हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। एंड आज हम लोग यहाँ पे पहला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। और जितने भी हमारे प्यारे प्यारे लोग हैं, ठीक है ना, बच्चे हैं कक्षा 12वीं वाले जो कि इस बार 12वीं में गए हैं, आप सभी के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, ठीक है ना। और आप बोर्ड में अच्छा नंबर पाए। और हाँ, जो बच्चे नए हैं, मुझे पता है कि पहली बार आप लोगों से मुलाकात हो रही है, देन मैं एक शब्द यूज करूंगा, करेजा। कहेंगे गुरुदेव करेजा काहे के लिए? जैसे आपको बहुत प्यार से बुलाते हैं ना, करेजा आप लोग मस्त हो जाते हैं। बस वैसे ही हम आपको जान मानेंगे, आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपसे प्रॉमिस किया गया वादा कभी तोड़ेंगे नहीं। एक बात याद रखना, वो आपको धोखा दे सकते हैं लेकिन ये शिवम आपको धोखा नहीं देगा। आपसे प्रॉमिस करता है ये शिवम, आपकी पूरी तैयारी करवा देगा, ठीक है ना। और एक चीज और, मैं जो ये शुरू करने जा रहा हूँ, नया अध्याय, नए चीजें, नए लैंग्वेज में, नए तरीके से, बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। पढ़ा पूरी दुनिया रही है यार, मैं आपको बता दूं, मैं सभी टीचर्स का इज्जत करता हूँ, पढ़ा पूरी दुनिया रही है। लेकिन आप पूरे यूट्यूब पर उठा लीजिएगा, पूरे यूट्यूब पे चैलेंज करते हैं सर, पूरे यूट्यूब पे उठाइएगा, सबसे सिंपल भाषा में, सबसे सही तरीके से और वेल मेंटेन आपको हम देंगे। बशर्ते लोग क्या करते हैं कि तुरंत आए, तुरंत हा हा हू करना शुरू कर देते हैं। मैं भाई साहब 1 महीने के लिए गायब रहा, पता है क्या? क्योंकि तैयारी करता रहा, बैकएंड में चीजें कंप्लीट करवाता रहा। ये मैं आपके लिए हैंडिटेन नोट्स के साथ साथ ई बुक, सबसे पहले मैंने आप अपने हाथों से इसको लिखा है। जी हाँ, मैं आपको इसका हैंडिटेन नोट्स और ई बुक दोनों उपलब्ध करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, ठीक है ना। इसका जो पहला चैप्टर रहेगा ई बुक का, वो आपको हैंड रिटेन नोट्स पहला चैप्टर का और ई बुक पहला चैप्टर का सभी के लिए फ्री में उपलब्ध रहेगा। टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी को जरूर ज्वाइन, डाउनलोड करिए। और साथ ही साथ आपका अपना बेटा क्या है, एप्लीकेशन है SKM स्टडी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। ये दो चीज रख लीजिए, बाकी यूट्यूब है, बाकी आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ई बुक में मैंने उपलब्ध करवाया है आप सभी के लिए, गूगल प्ले स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी स्टडी मटेरियल PDF रहेगा आपको टेलीग्राम चैनल SKM स्टडी से मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे 2 बैच लॉन्च है आपके लिए। एक रामायण बैच है, जहां पे मैं आपको 1 शॉर्ट वीडियो में पूरा कंप्लीट हैंड नोट्स ई बुक सारा उपलब्ध करवाया हूं, उसमें सभी सब्जेक्ट के मात्र 500 रुपए में आप ज्वाइन कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके। साथ ही साथ महाभारत बैच जो कि 1 नवंबर से शुरू होने वाला है। मैं प्रॉमिस करता हूं सर, पूरे यूट्यूब पे कसम से सर, हर एक पेपर का क्वेश्चन सर वहीं से आएगा, जिसकी तैयारी हम 1 नवंबर से लाइव क्लास शुरू कराएंगे, जिसका प्राइस है मात्र 251 रुपए। जिसको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकता है, एडमिशन ओपन है, लेकिन लाइव क्लास 1 नवंबर से शुरू होगा। सर क्यों होगा आपको पता है सर, जब हमारा एग्जाम पास में आता है और हमें वही स्टडी मटेरियल चाहिए जो बोर्ड वाला बनाएगा, बोर्ड का पेपर ही बनना शुरू होता है, तभी तभी से हम आपको देखे, टेंशन मत लीजिएगा ना। बाकी समझदार के लिए सारा काफी होता है। तो आप लोग नए हैं, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सपोर्ट करिएगा, आपको हम पूरा पढ़ा दे क्लास 12 बायोलॉजी। और आप देखिए सर, बहुत तगड़े तरीके से आज हम आपको ये 1 शॉर्ट वीडियो कवर करवाने वाले हैं, ठीक है ना। मैं पढ़ाऊंगा कैसे, एक बात ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, पूरा पूरा पढ़ लेंगे। रेजा क्या करेंगे, पूरा पूरा पढ़ लेंगे। जैसे मैंने आपके क्या किया, अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन को मैंने पूरा पढ़ा दिया। अच्छा गुरुदेव किताब में तो प्रजनन दिया है। अरे भैया कोई दिक्कत नहीं, प्रजनन दिया है। अच्छा हाँ, जो भी NCERT की ई बुक है, मैं गूगल प्ले स्टोर से SKM स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे फ्री में उपलब्ध करवा दूंगा सभी बच्चे के लिए। वहां पे जाइए, NCERT किताबें फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है फ्री में, ठीक है ना। साथ ही साथ टेलीग्राम पर भी मैंने उसको उपलब्ध करवा दिया है, तो SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके बाद हम इसका ऑब्जेक्टिव करेंगे और ईयर वाइज, जी हाँ, लास्ट 4 ईयर तक करेंगे। 2024, 25, 23, 22, 21 तक कर लेंगे, काम खत्म, सफिशियंट रहेगा, ठीक है। आदि लघुत्तम लघुत्तम इस प्रकार से हम लोग करते करते पूरा खत्म करेंगे बायोलॉजी। और इसी प्रकार से जितने अन्य सब्जेक्ट हैं हम लोग कवर करवा देंगे। इसका प्रॉपर वे में एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के द्वारा आप पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते बेटा। तो अपना करेजा जो पहला चैप्टर है ना, वो क्या है, वो क्या है करेजा, तो पहला चैप्टर क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। क्या है बेटा, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, ओके। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पुष्टि पादों में बेटा क्या है, लैंगिक जनन। अच्छा गुरुदेव कितबिया में ना करे, जब आहार दिया क्या, प्रजनन दिया बेटा, क्या दिया है, प्रजनन दिया है। कोनो दिक्कत है का, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो सबसे पहले जानते हैं गुरुदेव ये है का,
ई है का पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन है का गुरुदेव? अरे भैया, जैसे माँ बाप होते हैं, हाँ, अरे क्रिया करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा? जनन कहते हैं। उसी प्रकार जो पुष्प होते हैं ये भी प्रजनन की क्रिया करते हैं, जनन की क्रिया करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? पुष्पी पादपों में बेटा लैंगिक जनन। अच्छा लिखेंगे, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन एक प्रक्रिया है जिसमें नर पुंगव और मादा जायांग युग्मकों यानी कि गैमेट्स के संयोजन से नया पौधा उत्पन्न होता है। यह प्रक्रिया परागण यानी पॉलिनेशन, निषेचन और बीज निर्माण के माध्यम से पूरी होती है। बात समझिएगा, जैसे कि नर और मादा, नर में हमारे जो पुष्पों में क्या होता है बेटा? पुमंग होता है। क्या होता है? पुमंग होता है। वहीं पर हमारा जो मादा होता है क्या होता है? जायांग होता है। इसमें युग्मकों के संयोजन से एक क्या बनता है? नए पौधे का बेटा निर्माण होता है। अच्छा, पुमंग गुरुदेव जैसे हमारे क्या होते हैं? वर्तिकाग्र में होता है अंडाशय, ठीक, ये हमारे जायांग है। पुमंग में जैसे परागकण, ठीक है। और यह प्रक्रिया सबसे पहले परागण होता है। परागण के बाद क्या होता है बेटा? निषेचन होता है। और जब निषेचन हो जाता है तो क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। और इस पूरी प्रक्रिया के माध्यम से क्या होता है? एक पुष्प का क्या होता है बेटा? निर्माण होता है। यही अगर कोई और अन्य बुक में देखेंगे, अन्य जगह देखेंगे तो बहुत कठोर भाषा में दिखा गया है, इतना कि गुरुदेव दिमाग खराब हो जाए बेटा। अब तो यार सब कुछ नए माध्यम से नए चीजें आ गई हैं, तो हमें अच्छे से पढ़ना है ना यार। क्यों बेफालतू मेहनत करें यार? काहे के लिए मेहनत करेंगे? बहुत सिंपल भाषा हम समझा रहे हैं, समझ जाइएगा। अच्छा गुरुदेव है थोड़ा बता दीजिए कि परागण क्या है, निषेचन क्या है और बीज निर्माण क्या है? अरे करजवा समझो, अभी इस समय गेहूं कटाई चल रही है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? गेहूं की बुआई करते हैं ना गुरुदेव। सबसे पहले खेत की जुताई करते हैं। जुताई करने के बाद गुरुदेव हम बीज को डालते हैं, फिर बीज को पानी देते हैं, फिर क्या होती है? फसल पक जाती है, फिर कटाई करके मड़ाई कर दिया जाता है, थ्रेसरिंग कर दिया जाता है। थ्रेसरिंग कौन कौन करता है बेटा? हाथ उठाओ तो। अरे किसान से हम भी हैं यार भैया, हम तो आपके पड़ोसी है कि नहीं? तो उसी प्रकार सबसे पहले बेटा परागण की क्रिया होती है। परागण है क्या? जो पराग कण होते हैं यह वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसी को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। फिर ये परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए बीजांड तक पहुंचते हैं बेटा, उसी क्या कहते हैं? निषेचन। और जब बीजांड तक पहुंचे तो क्या होता है? बीज का निर्माण होता है। बस यही पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है? यहाँ लैंगिक जनन। अब देखो, पूरा पढ़ने से पहले हम थोड़ा माइंड मैप आपको बता देते हैं। गुरुदेव माइंड मैप का काम क्या होता है बेटा? जब लास्ट डे रहता है हमारे एग्जाम का ना, तो हमें क्या करता है? फास्ट रिवीजन करना होता है, तो हमें माइंड मैप की जरूरत पड़ती है। यानी कि पूरे चैप्टर का निचोड़ इतने में, इतना बड़ा चैप्टर है और इतने में डाल दीजिए, वही क्या है? माइंड मैप। तो चैप्टर पढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा माइंड मैप बता देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे क्या इसमें? ठीक, दो चीज कर हो जाएगा, पढ़ना क्या है और उसका शॉर्ट में करना क्या है। तो सबसे पहले देखिएगा, उसकी संरचना होती है। इसमें यही पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, परेशान मत होइए, परेशान मत, बहुत जल्दी नहीं पढ़ना, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा सा पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। पुष्प की संरचना सबसे पहले पढ़ना। अच्छा, पुष्प में दो भाग होते हैं, एक पुंगव होता है, दूसरा क्या होता है? जायांग। पुंगव में पुंकेसर होता है, पुंकेसर में क्या होता है? परागकोश होता है, परागकोश में गुरुदेव पराग कण पाए जाते हैं। हाँ? जायांग की बात करें तो यह मादा जनांग होता है। किसी भी पुष्पी पौधे का क्या होता है? मादा जनांग, और ये नर जनांग होता है। जायांग में वर्तिका होती है और क्या होता है बेटा? वर्तिकाग्र होता है, ठीक ना। और क्या होता है? अंडाशय होता है, ठीक। और ये तीनों मिलकर बीजांड का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? बीजांड का निर्माण करते हैं। उसके बाद जब हमारा परागकण बीजांड से मिलता है, जब मिलता है तो क्या बनता है बेटा? हाँ, बीज का निर्माण होता है। उसके बाद परागकण के बारे में पढ़ेंगे, परागकण का विकास कैसे होता है, यानी कि परागकण कैसे बनता है। पेपर में आता है परागकण क्या है, परागकण के विकास का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। क्या होती है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको एमएमसी बोलते हैं, एमएमसी बोलते हैं, ठीक है ना। लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है जो कि क्या होती है? द्विगुणित होती है। फिर इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो चार लघु बीजाणु बनती है जो कि क्या रहते हैं बेटा? अगुणित रहते हैं। क्या रहते हैं? अगुणित रहते हैं। जिसमें से तीन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं, और एक क्या होता है?
सॉरी चार लघु बीजाणु बनते हैं, और इन्हीं लघु बीजाणुओं से क्या बनते हैं, परिपक्व परागकण का क्या होता है बेटा, निर्माण होता है। क्या होता है, निर्माण होता है। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, भ्रूण कोश के बारे में पढ़ना है। भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, ये माइंड मैप है, अभी हम डिटेल में आपको समझाएंगे। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो कि द्विगुणित होती है, इसमें अर्थसूत्री विभाजन होता है, जिसके पास 4 लघु बीजाणु बनते हैं, जिसमें एक क्या होता है, कार्यशील होता है, एक बचा रहता है, 3 क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो कार्यशील होता है, यह 8 नाभिकीय होता है, भ्रूण कोश का क्या करता है, निर्माण करता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे परागकण के बारे में। परागकण क्या होता है, तो परागण क्या होता है, तो परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना है, क्या कहलाता है बेटा, परागण कहलाता है। क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार के होते हैं, पहला स्व होता है, दूसरा पर होता है। स्व जब एक ही पौधे में होता है तो उसे हम लोग स्वपरागण कहते हैं, और जो विभिन्न पौधे के बीच होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, पर परागण कहते हैं। अभी हम जब डिटेल में समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, पर परागण में बेटा माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, जैसे वायु, जल, कीट और पक्षी। जैसे कीट के द्वारा परागण की क्रिया हुआ तो कीट परागण हुआ, पक्षी के द्वारा बेटा हो रहा है तो उसे हम लोग पक्षी परागण का नाम देते हैं। इस प्रकार से इसको हम करते हैं, ठीक। उसके बाद बेटा पढ़ेंगे निषेचन। गुरुदेव निषेचन, अरे भैया निषेचन क्या है, कि जब हमारा परागकण परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचा तो उसे क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण। लेकिन जब परागकण वर्तिकाग्र से होते हुए अंडाशय तक पहुंचेगा तो उसे बेटा क्या कहते हैं हम लोग, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। निषेचन हमारा जो होता है, इसमें द्विनिषेचन पढ़ना रहेगा, ठीक है ना। हमारे बोर्ड में सिर्फ द्विनिषेचन के बारे में जिक्र किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ना है। द्विनिषेचन क्या होता है, सबसे पहले अंड कोशिका और शुक्राणु बनते हैं। जब अंड कोशिका शुक्राणु मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है। फिर जो युग्मनज होते हैं, ये क्या कहते हैं बेटा, ध्रुवीय नाभिक और शुक्राणु बनते हैं तो क्या होता है, भ्रूण कोश का निर्माण होता है। इसे क्या कहते हैं, हमारा द्विनिषेचन कहते हैं। एक बात ध्यान देना, जहां पे एन एन दिखाई दे, ये क्या होता है, अगुणित है। क्या है, अगुणित। जहां पे 2n दिखाई दे तो बेटा वहां पे द्विगुणित करना है, द्विगुणित करना है। जहां पे 3n दिखाई दे तो वहां पर बेटा क्या करना है, त्रिगुणित करना है, त्रिगुणित करना है, त्रिगुणित करना है, ये बात याद रखना, ठीक ना। उसके बाद निषेचन पश्चात परिवर्तन, मतलब निषेचन के बाद कौन कौन सी घटनाएं होती है, जैसे बीजांड बीज में बदल जाता है, अंडाशय फल फल बदल जाता है, और भ्रूण कोश जो होता है यह पोषण प्रदान करता है किसको, विकसित हो रहे पराग कणों को। और निषेचन में कुछ विशेष घटनाएं होती है, जैसे बहुभ्रूणता होता है। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का निर्माण होता है उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। और अपूर्ण निषेचन होता है, बिना निषेचन के भ्रूण बनना ही क्या कहलाता है, अपूर्ण निषेचन या असंग जनन कहलाता है। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये अपना रहा क्या बेटा, छोटा सा माइंड मैप, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाया भाई, बैठ बैठ के रात दिन मेहनत करके आप लोगों को मैंने अपने हाथों से बनाया माइंड मैप। आपके लिए है कि किसके लिए बेटा, आपके लिए है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे, अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर, पुष्प की संरचना। सबसे पहले बेटा आप क्या करिएगा, फूल बना ले लीजिएगा, बहुत तगड़ा वाला फूल बना लीजिएगा। इसका हैंड रिटेन नोट्स भी उपलब्ध है, ठीक। ई बुक भी उपलब्ध है, कहाँ पर, गूगल प्ले स्टोर पर चले जाइए और एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां से इसका हैंड रिटेन नोट्स, ई बुक दोनों आप डाउनलोड कर पाएंगे। हैंड रिटेन नोट्स में केवल आपको यही सेम टू सेम हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा। ई बुक में क्या है कि ये मिल जाएगा, इसके क्वेश्चन आंसर सब मिल जाएंगे। ई बुक में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम रहेगा, ये कि जैसे कि अभी ये अपलोड होना शुरू हुआ है, जैसे जैसे यूट्यूब पे वीडियो आता जाएगा वहां पे अपलोड होता चला जाएगा, थोड़ा वक्त दीजिएगा। हम लोग ई बुक जो है 1-2 महीने में पूरा आपको वहां पे पूरा उपलब्ध करवा देंगे, ठीक ना। और हैंड रिटेन नोट्स भी उपलब्ध करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखेंगे पुष्प की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। बेटा क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जिसको बोलते हैं पुष्प की संरचना, ठीक। अच्छा, पुष्प की संरचना की बात करें तो यहाँ पे हम 2 भागों में बांटेंगे, एक स्त्री केसर जिसको जायांग, और दूसरा बेटा क्या, पुंकेसर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुमंग बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, पुमंग के बारे में देखते हैं, पुंकेसर के बारे में देखते हैं। अगर पुमंग के बारे में देखें, यहाँ से कोई एक उठा लीजिए। सबसे पहला क्या होता है बेटा, पराग कोश होता है। क्या होता है, पराग कोश। पराग कोश को क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु धान के नाम से जानते हैं। और इसी पराग कोश में परागकण, जिसको हम लोग लघु बीजाणु कहते हैं, पाया जाता है। ये यहां से यहां तक पूरे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पुंतक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुंतक बोलते हैं।
और जो परागकोश होते हैं ये क्या होते हैं, द्विपालित होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, द्विपालित होते हैं, द्विपालित होते हैं। और जो आपस में जुड़े रहते हैं इनको क्या कहते हैं, योजी कहते हैं। और यही पूरा हमारा क्या कहलाता है बेटा, इसको कहते हैं पुंकेसर, जिसको क्या बोला जाता है, पुमंग बोला जाता है, पुमंग बोला जाता है। अब बात करते हैं जायांग स्त्रीकेसर की। फिर जो बीच वाला भाग होता है इसको इसको बोलते हैं बेटा वर्तिका। क्या बोलते हैं, वर्तिका। इसके ऊपरी भाग को क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। और इसी वर्तिकाग्र पर परागकण आकर हमारे बैठते हैं। ठीक, फिर अंदर घुसते चले जाएंगे। ये पूरा भाग क्या कहलाता है बेटा, हमारा अंडाशय कहलाता है। ठीक है, इस बीच में क्या पाया जाता है, भ्रूण कोष पाया जाता है। और जो भ्रूण कोष होता है, भ्रूण कोष होता है, ठीक है ना, यहीं से भ्रूण का निर्माण होता है। और ये हमारा इसके नीचे भ्रूण कोष के नीचे क्या पाया जाता है बेटा, बीजाणु पाया जाता है। बीजाणु को क्या बोलते हैं, गुरु बीजाणु धान के नाम से जानते हैं, गुरु बीजाणु धान के नाम से जानते हैं। तो ये अपना स्त्रीकेसर बोले जायंग। और नीचे की तरफ देखेंगे तो ये हमारा पुष्पासन होता है। नीचे क्या होता है, पुष्पवृंत होता है, जिससे हमारा पुष्प क्या होता है, जुड़ा रहता है। तो ये रहा बेटा क्या, अपना पुष्प की संरचना आप बना सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा यार, कोई दिक्कत। अरे गुरुदेव पड़ोसी को भी बता दीजिएगा भाई, पढ़ना शुरू कर दे, इतना सिंपल पढ़ा रहे हैं। अब इसके बारे में एक एक करके पढ़ लेते हैं। तो पुष्प की संरचना से तात्पर्य फूल के विभिन्न भागों की व्यवस्था और उनके कार्यों से है। पुष्प पौधों का प्रजनन अंग होता है, जिसमें नर पुमंग मादा जायांग भाग होते हैं, तथा यह बीज निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका क्या करता है बेटा, निभाता है। ठीक, पुष्प की संरचना में निम्नलिखित भाग होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, वृंत। क्या होता है, पुष्प वृंत। यही जो निचवा नहीं होता, ये जो निचवा होता है इसी को क्या बोलते हैं बेटा, पुष्प वृंत बोलते हैं। ये क्या है, पुष्प वृंत है, पुष्प वृंत यानी कि वृंत बोलते हैं ना, पेडिकल बोला जाता है। यह फूल का डंठल होता है जो तने से जुड़ता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है बेटा, पुष्पासन होता है, ऊपर वाला भाग पुष्पासन, अभी मैंने आपको बताया था। यह फूल का आधार होता है जिस पर अन्य सभी भाग लगे होते हैं, उसे क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ये देखिए, पुष्पवृंत, पुष्पवृंत के बाद क्या है, पुष्पासन, जैसे सभी अन्य भाग आकर क्या है, जुड़े हुए हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, वाह्यदल होता है। वाह्यदल है जो भैया हरियर हरियर पत्तवा नहीं निकला रहता नीचे वा कमल का, वही है। तो ये हरे रंग के छोटे पंक्ति नुमा संरचना होती है जो फूल की कली अवस्था में सुरक्षा करती है और इन्हें वाह्यदल कहती है। अगला है दलपुंज। तो ये रंगीन और सुगंधित पत्तियां होती हैं जो परागकण के लिए कीटों को आकर्षित करती हैं और इन्हें दल या दलपुंज कहा जाता है। अच्छा गुरुदेव, जब फूल का आप गुलाब ले आइए, सॉरी गुलाब का फूल ले आइए, फूल नहीं, गुलाब का फूल लाइए, तो उसमें जो कलियां होती हैं उसी को क्या कहते हैं, दल पुंज कहते हैं। उसके बाद क्या, पुमंग, मैंने आपको बताया पुमंग क्या होता है। पुमंग में देखेंगे तो पुमंग नर का फूल का नर प्रजनन अंग होता है, जिसमें परागकण बनते हैं और यह पुष्प के मुख्य भाग में से एक है और लैंगिक प्रजनन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या क्या करता है बेटा, निभाता है। अब इसमें दो भाग अगर हम देखें तो मुख्य होते हैं। सबसे पहला क्या होता है, पुंतत्व होता है, दूसरा क्या होता है, परागकोश। तो जो पुंतत्व होता है यह लंबा धागे नुमा एक भाग होता है और परागकोश यह परागकण बनते हैं। यहाँ परागकण बनते हैं किसमें, परागकोश के अंदर। उसके बाद आता है आपका जायांग। जायांग क्या है गुरुदेव, तो जो जायांग होता है यह फूल का मादा भाग होता है जिसमें निम्नलिखित संरचनाएं होती हैं। पहला क्या होता है, अंडाशय, जिसमें बीजांड होते हैं उसे अंडाशय कहते हैं। एक वर्तिका होता है, यह एक लंबी नलिका होती है। और फिर क्या होता है, वर्तिकाग्र जो परागकणों को क्या करता है, ग्रहण करता है, जहां पर परागकण आकर बैठते हैं और फिर वहां से वो अंडाशय में घुसते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, वर्तिकाग्र बोला जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दो पुष्प होते हैं, एक पूर्ण पुष्प होता है और एक अपूर्ण पुष्प होता है। हालांकि ये पेपर में ज्यादा आता नहीं, ठीक है ना, लेकिन हम करवा दे रहे हैं। बाकी एक आध दो नंबर के छोटे छोटे जो क्वेश्चन बचे रहेंगे टॉपिक, वो मैं आपको क्वेश्चन करवाते समय करवा दूंगा, एनसीईआरटी का काम हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा ना। तो एक क्या होता है बेटा, पूर्ण पुष्प होता है, दूसरा अपूर्ण पुष्प होता है। सब पूर्ण पुष्प क्या है, तो जिसमें वाह्य दल, दल, पुमंग और जायांग सभी चारों भाग होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण पुष्प कहते हैं, जैसे कि गुलाब। और अपूर्ण पुष्प जिसमें कोई एक या एक से अधिक भाग नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम लोग, अपूर्ण पुष्प। जैसे ककड़ी का फूल, अब गुरुदेव ककड़ी खाए हैं कभी जिंदगी में ना, हम कहाँ खाए हैं गुरुदेव, तो क्या है, ककड़ी का फूल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं टॉपिक निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, मतलब कि अब निषेचन पूर्व होता है, निषेचन पश्च होता है। ठीक, तो निषेचन के पहले क्या क्या घटनाएं होती हैं उसको हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, वो है यहाँ पे पूरा एनसीईआरटी बुक से मैंने यहाँ पे किया है,
बहुत तगड़ा वाला, ठीक है ना। यही कोई भी पढ़ाएगा तो यही पढ़ाएगा, बट मैंने बहुत सिंपल भाषा में पढ़ाया है यहाँ पे, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा लघु बीजाणु जनन। क्या है लघु बीजाणु जनन? बहुत सारे बच्चे क्या है कि इंग्लिश माध्यम से हैं, कुछ मत करिए, सेटिंग में जाइए, वहां पे हमारी भाषा को डब करके इंग्लिश में कर लीजिए, आप इंग्लिश में भी पढ़ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन क्या है? लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के परागकोश को, परागकोश के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। ध्यान देना, लघु बीजाणु जनन बेटा क्या होता है? पेपर में आएगा तो केवल एक ही चीज छापना है, क्या छापना है? लघु बीजाणु जनन वह प्रक्रिया है जिसमें पुष्प के परागकोश के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका से परागकण का निर्माण होता है, बनते हैं, उसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। अच्छा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम जानते हैं, और इसी को शॉर्ट भाषा में बेटा क्या कहते हैं? एमएमसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एमएमसी भी कहा जाता है। और जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है होती है, यह प्रायः द्विगुणित होती है। क्या होती है? द्विगुणित होती है। तो सबसे पहले क्या होता है? जो हमारा लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, द्विगुणित होती है, इसमें अर्धसूत्री भाजन होता है। जब अर्धसूत्री भाजन होता है तो हमारा यहाँ पे इनके इनके लघु बीजाणु मात्र कोशिका के नाभिक केंद्रकों में क्या होता है? विभाजन होता है। तो यहाँ पे द्विकेंद्रक बनाते हैं। फिर इसमें क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा, सेकेंड। तो यहाँ पे 4 केंद्रकों का क्या होता है? निर्माण होता है। फिर इनके कोशिका द्रव्य और में विभाजन होता है। तो यहाँ पे क्या हमारे 2 लघु बीजाणु, यहाँ पे हमारे लघु बीजाणु क्या होता है? निर्माण होता है, और इसे क्या कहते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क भी कहा जाता है, ठीक। और इसी पूरी चीज को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तो ये रहा आपका चित्र रहा। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि लघु बीजाणु प्रक्रिया है क्या, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले परागकोश के भीतर द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका स्थित होती है, ठीक। लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिससे 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का क्या होता है? निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन के बाद 4 अगुणित लघु बीजाणु एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं, और लघु बीजाणु चतुष्क के लघु बीजाणु एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और परागकणों के रूप में क्या होते हैं सर? विकसित होते हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु एक परागकण में विकसित होता है, जिसमें एक वनस्पति कोशिका और एक जनन कोशिका होती है। तो ये क्या रहा? लघु बीजाणु जनन रहा। फिगर बनाना है तो फिगर बना सकते हैं, पूरी प्रोसेस लिखना है तो पूरी प्रोसेस मतलब कि प्रक्रिया लिख सकते हैं, और उसके बाद ट्रिक से याद करना है तो यहाँ लिख सकते हैं कि परागकोश होता है, परागकोश के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके बाद 4 लघु बीजाणु बनते हैं, और इन्हीं से ही पराग कणों का क्या होता है? निर्माण होता है। और ये परागकण में 2 युग्मक होते हैं, एक क्या होता है? वनस्पति कोशिका, दूसरा नर जनन एक जनन कोशिका होती है, ठीक। उसके बाद आपका पढ़ना रहेगा यहाँ पे क्या बेटा? परागकण के बारे में। ये परागकण क्या होता है? परागण के बारे में। परागकण। अच्छा, परागण और परागकण में ना थोड़ा सा मतलब कि दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अब जानते हैं परागकण के बारे में। ये परागकण होता क्या है? कभी कभी पेपर में आता है कि परागकण है क्या? परागकण का चित्र सहित आप वर्णन कीजिए, ठीक। तो क्या लिखेंगे? परागकण क्या होता है बेटा? तो पौधे के नर जनन अंगों में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं, जो नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ये फूलों के पुंकेसर में उत्पन्न होते हैं और परागकण की प्रक्रिया के माध्यम से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? परागकण कहलाते हैं। परागकण की संरचना देखें तो बेटा इसमें 2 संरचनाएं होती हैं। सबसे पहला क्या होता है? आपकी बाह्य संरचना होती है। तो जो बाह्य संरचना, और दूसरा क्या होता है? आंतरिक संरचना, ठीक ना। इसमें 2 होती है, एक बाह्य आवरण फिर आंतरिक आवरण। तो यह एक कठोर रासायनिक रूप से स्थिर परत होती है, जो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ से बनी होती है। और आंतरिक आवरण यह नर्म और लचीला परत होता है, जो सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। और यहाँ पे क्या रहा बेटा? फिगर रहा। क्या रहा? फिगर रहा। फिगर बनाना है तो यहाँ पे बना सकते हैं। ये आपका बाह्य आवरण है और ये आंतरिक आवरण है। क्या है? आंतरिक आवरण है। ये जो होता है ये केंद्रक होता है, ठीक है। और यहाँ पे जनन छिद्र पाए जाते हैं।
उसके बाद इसमें क्या होती है बेटा, जनन कोशिकाएं होती हैं। ये जनन कोशिका और एक नलिका कोशिका ट्यूब सेल होती है। तो परागकण के अंदर एक जनन कोशिका होती है जो बाद में 2 शुक्राणु में विभाजित हो जाती है, और नलिका कोशिका परागनली बनाने का कार्य करती है। तो ये रहा अपना क्या, परागकण के बारे में। और यहाँ पे क्या रहा अपना इसका बेटा चित्र रहा, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल भाषा में समझा रहे हैं। अब इससे सिंपल तो कोई बेटा देने वाला है नहीं, आप ढूंढ लीजिए पूरे यूट्यूब पे, कोई नहीं देगा इससे सिंपल भाषा में, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, पराग कोश का स्फुटन। जब पराग कोश फटेगा तभी तो परागकण निकलेंगे। अब फटेगा नहीं तो निकलेगा कैसे? तो देखिए यहाँ पे पराग कोश क्या हुआ बेटा, फटा हुआ है। तो इसके अंदर क्या मिल रहा है, हमारे परागकण मिल रहे हैं। क्या बेटा मिल रहे हैं यहाँ पे, परागकण हमारे यहाँ भी इसके अंदर घुसे हैं। तो पराग कोश पुंकेसर का एक भाग है जिसमें परागकण बनते हैं। जब परागकण परिपक्व हो जाते हैं तो परागकोश फट जाता है, जिससे परागकण मुक्त हो जाते हैं। परागकोश का स्फुटन विभिन्न तरीकों से हो सकता है, जैसे कि दरारों के माध्यम से या छिद्रों के माध्यम से। इस स्फुटन की प्रक्रिया में परागकोश की भित्ति की कोशिकाओं में परिवर्तन होते हैं, जिससे तनाव उत्पन्न होता है और परागकोश क्या होता है बेटा, फट जाता है। परागकोश का स्फुटन परागकण के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह परागकणों को हवा, पानी या जानवरों द्वारा ले जाने के लिए मुक्त करता है। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं नर युग्मकोद्भिद का विकास, मेल गैमेटोटाइप डेवलपमेंट। अब नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है, यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। पेपर में आता है, कभी कभी तो आता है चित्र, लेकिन हम आपको पूरा बता दे रहे हैं कि नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। फिगर इधर बना हुआ है। तो नर युग्मकोद्भिद परागकण के भीतर विकसित होता है। परागकणों में 2 कोशिकाएं होती है, एक वनस्पति कोशिका, दूसरी क्या होती है बेटा, जनन कोशिका होती है। ठीक, वनस्पति कोशिका परागनलिका बनाती है जो अंडाशय तक पहुंचती है, और वहीं पे जनन कोशिका 2 नर युग्मक बनाते हैं जो निषेचन में भाग लेते हैं। जब परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है, यह अंकुरित होता है और परागनलिका बनाता है। परागनलिका वर्तिका से होकर अंडाशय तक बढ़ती है और नर युग्मक अंडाशय से प्रवेश करती है। अंडाशय में एक नर युग्मक अंडाणु के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है जो भ्रूण में विकसित होता है, और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर भ्रूणपोष बनाता है जो भ्रूण के विकास के लिए पोषण प्रदान करता है। ठीक, यहाँ पे देखिए 2 सेल है, एक वेजिटेटिव सेल है, एक क्या बेटा यहाँ पे जेनरेटिव सेल है। यहाँ पूरा पूरा यहाँ पे मैंने बनाया है, ठीक है ना। स्फुटन हुआ, फिर यहाँ पे पूरा पूरा विकास हुआ है। आप इसको फिगर के माध्यम से देख सकते हैं। उसके बाद बीजांड के बारे में आता है, पेपर में आता है बीजांड है क्या, क्या होता है बीजांड का विकास लिखिए, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो इन डालेंगे बीजांड है क्या, क्या होता है बीजांड, बीजांड क्या है। तो बीजांड फूल वाले पौधे और नग्न बीजी पौधों में पाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण संरचना है जो मादा इम्कोद्भिद को विकसित करता है और निषेचन के बाद बीज में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो ये हमारा क्या कहलाता है, बीजांड कहलाता है। अब बात करें बीजांड की संरचना, तो एक बीजांड मुख्य रूप से निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं, बीजांड वृंत होता है, निभाग होता है, बीजांड काय होता है, और अध्यावरण होता है, और क्या होता है बीजांड द्वार होता है, और बेटा उसमें भ्रूण कोश भी पाए जाते हैं। गुरुदेव चित्रवा की बात करें तो बेटा चित्रवा यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा हाइलम कहलाता है, ये फनिकल है, ये बीजांड द्वार है, ये बीजांडी सिरा है, ये बाह्य आवरण है, ये अंतः आवरण है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बेटा हमारा क्या कहलाता है, ये वाला जो है करेजवा, ये वाला, ये बीजांड का है कहलाता है, ये हमारा कहलाता है भ्रूण कोश। ये पूरा पूरा मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं इधर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, बहुत सिंपल भाषा है यार, एनसीईआरटी का बहुत सिंपल। सबसे पहले बेटा बीजांड वृंत, तो ये डंठलनुमा संरचना है जो बीजांड के अंडाशय की भित्ति से जुड़ती है, और निषेचन के बाद यह बीज का बीज वृंत बनाता है। उसके बाद निभाग, जिसको हाइलम, हाइलम किधर है का, गुरुदेव इधर है हाइलम, तो यही निभाग है, क्या बेटा निभाग है। हिंदी इंग्लिश में विशेष तौर पर ध्यान देना हेडिंग पे, यहाँ पे ये फनिकल है, बीजांड फनिकल है, कहीं लिखा है ना, यादे या फनिकल लिखा बा, यादे यादे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, बीजांड वृंत, जिसको फनिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फनिकल, इसीलिए कहते हैं। बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश की हेडिंग पर विशेष तौर पर ध्यान देना, पता लगा भूल जाए गुरुदेव कहा पढ़ाई गए पता ही नहीं चला ना। तो बीजांड वृंत बेटा क्या होता है, यह एक डंठल संरचना होती है जो बीजांड को अंडाशय की भित्ति से जोड़ती है। निषेचन के बाद यह बीज
का बीजवृंत बनाता है। पुष्पबंधी भाग जिसको हाइलम बोलते हैं, बीजांडवृंत, और बीजांड के मुख्य भाग को जोड़ने वाला क्या होता है, स्थान होता है। और बीज में वह स्थान होता है जहां से बीज फल से जुड़ा होता है। ओके, उसके बाद क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस जिसको हम लोग बीजांड काय बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीजांड काय। क्या कहते हैं, बीजांड काय। ये क्या होता है, यह बीजांड का मुख्य भाग है जो भ्रूणकोश को घेरे रहता है, और यह द्विगुणित ऊतक है जो भोजन संग्रह का क्या करता है, कार्य करता है। उसके बाद क्या है, अध्यावरण। ये अध्यावरण क्या होता है, तो बीजांड काय को घेरने वाली एक या दो सुरक्षात्मक परतें जो होती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। ये परतें निषेचन के बाद बीज आवरण बनाती हैं। अध्यावरण के शीर्ष पर एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे बीजांड द्वार कहा जाता है। अब बीजांड द्वार क्या क्या होता है, तो यह एक सूक्ष्म छिद्र से होकर यह एक सूक्ष्म छिद्र होता है जिससे होकर जाती है क्या, पराग नली प्रवेश करती है, और निषेचन के बाद जल अवशोषण भी इससे होता है। ठीक है ना। ये जो हमारा बीजांड द्वार होता है, बीजांड द्वार में एक सूक्ष्म छिद्र होता है और इसी से हमारा पराग नली प्रवेश करती है। पराग नली अभी ऊपर दिखाया था ना कि जो हमारा पराग कण होता है उसमें क्या होता है, नन्म के उद्भिद का क्या होता है बेटा, विकास होता है। क्या होता है, विकास होता है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं। करे जाना कोई दिक्कत आई यार, आएगी तो बताया ना यार, कमेंट बॉक्स में कर दिया अगर कोनो दिक्कत है नहीं ना, हम आपके साथ है, ये भाई सिंह आपके साथ खड़ा था, खड़ा है, रहेगा, कहीं नहीं करेगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है बेटा, भ्रूणकोश। ये भ्रूणकोश क्या है, इसमें तो ये मादा युग्मकोद्भिद होता है। ये क्या होता है बेटा, एक मादा युग्मकोद्भिद होता है जो भ्रूणकोश होता है। यह बीजांड के केंद्र में स्थित अवृत संरचना है जो कि 7 कोश की और 8 नाभिकीय होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में आप जाइएगा देखिएगा कि आपके पेपर में आया हुआ भी, जब मैं आपको करवाऊंगा ना तो उसमें प्रश्न आता है कि जो भ्रूणकोश होता है ये कैसा होता है, तो यह एक अवृत संरचना होती है जो कि हमारा करेजा कैसा होता है, 7 कोशिकीय होता है और बेटा 8 नाभिकीय होता है। ठीक, जो भ्रूणकोश होता है इसमें एक अंड कोशिका होती है जो कि निषेचन के बाद क्या बनाती है बेटा, युग्मनज बनाती है। वहीं पर इसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक, 2 हमारी क्या होती हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं जो कि परागनली को मार्गदर्शन करती है, यानी कि हमारी जो सहायक कोशिकाएं होती है परागनली को क्या करती हैं, रास्ता देती है जाने के लिए। वहीं पे यहाँ पे 3 प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं जो कि पोषण प्रदान करती हैं। ठीक, किसको किसको बेटा, ये हमारे भ्रूण को, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करती हैं। और एक द्वितीय केंद्रक होता है जो 2 ध्रुवीय केंद्रकों से मिलकर बना होता है जो ट्रिप्लॉइड भ्रूणकोश बनाता है। ठीक, अब पेपर में आता नहीं लेकिन हम लोग कुछ देख लेते हैं कि बीजांड के प्रकार, कुछ बीजांड के प्रकार होते हैं। जैसे कि पहला हमारा होता है, क्या होता है, आर्थोट्रोपस बीजांड, एनाट्रोपस बीजांड। ठीक है ना। वहीं पे हेमी हेमी एनाट्रोपस, और वहीं पे कॉप्लीट्रोपस होता है, पाइलोट्रोपस होता है। तो ये हमारे कुछ बीजांड हैं, बीजांड की विशेषताएं हैं, किसमें क्या क्या पाया जाता है वहां पे देख सकते हैं कि बीजांड द्वार निभाग बीजांड वृत्त एक सीधे में होती है, तो ले हम लोग क्या कहते हैं, आर्थोट्रोपस कहते हैं। जैसे पाइनस जो कि नग्नबीजी जितने भी पौधे होते हैं उसमें ये पाया जाता है। वहीं पे अगला क्या है अपना हमारा एनाट्रोपस जो कि बीजांड 180 उल्टा घूमकर हो जाता है। जैसे कि आम, सबसे आम प्रकार होता है, वो आम फल वाला नहीं, मतलब कि सभी में पाया जाता है, जैसे अधिकांश फूलदार पौधों में। जैसे कि ये हमारा जो है यहाँ पे आप बीजांड देखेंगे तो ये उल्टा है। क्या बेटा, उल्टा है, उल्टा है ना, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कैसा बीजांड बेटा, ये हमारा एनाट्रोपस है। वहीं पे एक हमारा क्या होता है, हेमी एनाट्रोपस बीजांड जो कि बीजांड 90 अंश घूमता है। जैसे कि राननकुलस का पौधा होता है उसमें पाया जाता है। वहीं पर हमारा कंप्लाइलोट्रोपस होता है जो कि बीजांड एक वक्राकार होता है जैसे मटर और सेम में। तो देखिएगा पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन मैं देखता हूँ यार, जो 10-10 घंटे में पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, वो केवल नीट जैसी परीक्षाओं में रहता है। अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशियंट है यार, आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनसे बोलिए कि सर ये सफिशियंट है, इससे ज्यादा क्या ही आप पढ़ा देंगे, क्या पेपर में आ जाएगा। तो देन इतना सफिशियंट है, मोर देन है, बहुत ज्यादा टाइम मत बर्बाद करिएगा अपना। अगला आता है आपका गुरु बीजाणु जनन। ये गुरु बीजाणु जनन बेटा क्या होता है देख लीजिए, मैंने यहाँ पे विथ फिगर मैंने आपको समझाया है कि यह प्रक्रिया बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका एमएमसी सेल से गुरु बीजाणु के निर्माण तक होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं।
इसमें स्टेप यानी कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है, देखिए यहाँ पे ये बीजांड काय है, ये क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, ठीक ना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में जब हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुरु बीजाणु द्वितीयक बनती है, और फिर इसी गुरु बीजाणु द्वितीयक से हमारा क्या होता है बेटा, यहाँ पे गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। क्या बनता है हमारा, गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन का नाम दिया गया है। स्टेप्स कौन कौन से आते हैं यहाँ पे, यानी क्या क्या चरण है। तो सबसे पहले स्टेप में इसमें होता है बीजांड काय में एक द्विगुणित एमएमसी यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है। फिर यही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है, जिसे 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है। इनमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते, केवल एक जीवित रहता है, जो कार्यशील गुरु बीजाणु कहलाता है, ठीक ना। अगला पेपर में आता है, क्या आता है आपका, मादा एवं कुद्भिद का विकास। क्या आएगा, मादा एवं कुद्भिद का विकास या भ्रूणपोष का विकास पेपर में आता है। क्या होता है, कैसे विकास होता है, तो सबसे पहले क्रियाशील गुरु बीजाणु भ्रूणकोष में विकसित होता है, फिर भ्रूणकोष में केंद्रक का बार बार समसूत्री विभाजन होता है, जिससे 8 केंद्रक बनती है, और ये 8 केंद्रक भ्रूणकोष के भीतर एक विशिष्ट पैटर्न में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जैसे कि अभी आपको समझाएंगे, ठीक है ना। सबसे पहले 3 केंद्रक भ्रूणकोष के एक छोर पर व्यवस्थित होते हैं, जिसे प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहलाती हैं। इनमें 3 केंद्रक भ्रूणकोष एक छोर पर स्थित होते हैं, कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहलाते हैं। देखिए एक छोर पर क्या है, 3 ठू, देखिए यहाँ पे 3 ठू, 1 2 3 क्या है, हमारे प्रतिव्यासांत कोशिकाएं कहलाती हैं, और 2 मध्य में स्थित होते हैं, जिन्हें ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, और 2 हमारे क्या होते हैं बेटा, मध्य में स्थित होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं, और 3 केंद्रक दूसरे छोर पर भी स्थित होते हैं, जिनमें एक अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। 3 तो ऊपर की ओर रहेंगे, जिसमें 2 हमारे क्या रहते बेटा, अंड कोशिका, 2 अंड कोशिका, और एक क्या कहलाती है, सहायक कोशिकाएं कहलाती है। समझ में आया ना, समझ में आया ना, ये वाला फिगर, ये वाला जो स्टेप है, ये वाला बेटा जो स्टेप है, ये इतना है, क्या है, इतना है। ये वाला बीच वाला स्टेप ये वाला है, और फिर लास्ट वाला देख लीजिए, फिर क्या रहेगा, अंड कोशिका मादा युग्मक जो निषेचन भाग लेती है, और वहीं पे सहायक कोशिकाएं अंड कोशिका को मार्गदर्शन एवं पोषण प्रदान करती है, ठीक। और ध्रुवीय केंद्रक निषेचन के बाद द्वितीय केंद्रक बनाते हैं, जो कि भ्रूणपोष में विकसित होता है, बस दैट्स ऑल। तो ये पेपर में आएगा क्या अपना, वो आएगा मादा एवं कुद्भिद का विकास, तो केवल यही बना देना है चित्र, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे बेटा ये बनाइएगा फिगर, या फिर ये प्रतिव्यासांत कोशिका है, बीच में ध्रुवीय केंद्रक है, ठीक ना, और नीचे सहायक कोशिका, और क्या है, अंड कोशिका होती है। 2 यहाँ पे सहायक कोशिकाएं हैं, ये 2 सहायक कोशिका, एक अंड कोशिका है, बीच में ध्रुवीय केंद्रक है, और ऊपर की ओर क्या है, प्रतिव्यासांत कोशिकाएं होती हैं, बस। बहुत सिंपल यार, बहुत सस्ता नोट्स है, इससे सस्ता कुछ मिलेगा नहीं। गुरुदेव कैसे करना है, तो गूगल प्ले स्टोर से बेटा डाउनलोड करना है एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन, और वहां पे है रामायण बैच, जाई को वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे ई बुक नोट सब कुछ मिल जाएगा। मान लीजिए अलग से चाहिए तो अलग से भी आपको सुविधा दिया गया है, उसी के अंदर बायोलॉजी का स्पेशल बैच है, उसको भी ज्वाइन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अगला आपके पेपर में आता है बेटा परागण। जितना आपको याद हो सकेगा, जितना हमें पढ़ना है उतना ही याद करना है, तो फालतू में समय चीजें क्यों बर्बाद करेंगे यार, क्यों बर्बाद करेंगे, क्या आपके पास इतना टाइम है, आप जरा सोचिएगा, खुद से पूछिएगा। पहला क्या बेटा, परागकण। ये परागण क्या होता है गुरुदेव, पॉलिनेशन क्या होता है, तो परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे क्या कहलाता है बेटा, उसे कहते हैं परागण। परागण बेटा क्या होता है करे जवाब, तो परागण किसे कहते हैं, परागण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकण पुंकेसर से वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, परागण बोला जाता है। करेजा क्या कहा जाता है, परागण कहा जाता है। परागण के प्रकार, सर परागण कितने प्रकार के होते हैं, हमारे 2 प्रकार के होते हैं। करेजा कौन कौन से, सबसे पहला होता है करेजवा स्वपरागण, और दूसरा होता है क्या, पर परागण। पर परागण, तो सबसे पहला हम देखते हैं किसके बारे में बेटा, स्वपरागण के बारे में, सेल्फ पॉलिनेशन। ये स्वपरागण क्या होता है, जब एक फूल का परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है, तो उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्वपरागण कहा जाता है। पेपर में आता है स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण के हार। अरे भैया देख लो, काहे के लेकर जवाब देख लो, यो
स्वपरागण के लाभ क्या क्या है? तो यह अनुवांशिक रूप से सामान्य संतान उत्पन्न करता है। यह परागण के लिए बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करता। उन क्षेत्रों में फायदेमंद है जहां परागकणों की क्या होती है बेटा? कमी होती है। अगला, स्वपरागण के हानि क्या क्या है? तो यह अनुवांशिक विविधता को कम करता है, जिससे पौधे रोगों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाती हैं। और अगला, यह अनुवांशिक अवसाद का कारण बन सकता है, जिससे संतान कमजोर और कम उपजाऊ हो जाती है। बस, और कुछ भी नहीं। ठीक, उसके बाद अगला है अपना पर परागण। बेटा क्रॉस पॉलिनेशन, ये पर परागण करेजा क्या होता है, किसे कहते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं? पर परागण। तो जब एक फूल का परागकण दूसरे फूल के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होता है तो उसे पर परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पर परागण कहते हैं। पर परागण के क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानि है? तो सबसे पहले लाभ, तो यह अनुवांशिक विविधता को बढ़ाता है, जिससे पौधे रोगों और पर्यावरणीय परिवर्तनों के प्रति अधिक प्रतिरोधी हो जाते हैं। और अगला, यह मजबूत और अधिक उपजाऊ संतान उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? पर परागण। हानि क्या क्या है? यह परागण के लिए बाहरी कारकों जैसे कि हवा, पानी या जानवरों पर निर्भर करता है। यह अधिक परागकणों की बर्बाद का कारण बन सकता है, बर्बादी कारण बन सकता है, और यह पौधों की शुद्धता को भी कम कर सकता है। ठीक, तो ये क्या रहा? पर परागण के बारे में परिभाषा, लाभ और हानि। पेपर में जैसे पूछा जाता वैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं। उसके बाद पर परागण के प्रकार, तो भैया प्रकार भी देखेंगे, कितने प्रकार के होते करेजा? बहुत सिंपल में यार, बेफालतू में। अरे भैया, जीव विज्ञान मतलब अंगा, बायोलॉजी मतलब गुरुदेव अंगा। जब ये शिवम खड़ा है तो काहे के लिए परेशान होते हैं करेजा? परेशान होने की जरूरत बेटा नहीं है, बिल्कुल बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है। होंगे क्या? ना गुरुदेव, कभी ना होना भी नहीं। पहला क्या बेटा? जैविक माध्यम, ठीक ना, बायोटिक एजेंट। पहला क्या बेटा? कीट परागण। ये कीट परागण क्या होता है? जैसे कि जब परागण की क्रिया कीटों के द्वारा होता है तो उसे हम लोग कीट परागण कहते हैं। वो ज्यादा परिभाषा याद करने की जरूरत नहीं है, खुद से बनाओ यार, खुद से बनाओ परिभाषाओं को। आप क्यों इतना परेशान होते हैं चीजों को लेकर? आप क्यों होते हैं? आप क्यों होते हैं? जरा सोचिए। आप अगर परेशान होंगे तो मेरा दिल लगेगा क्या? ना, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं सर, उनकी कसम है, आपके लिए कुछ भी करेंगे। ध्यान देना बेटा ना। तो जो कीट होते हैं, जैसे मधुमक्खी, तितली के द्वारा जब हमारा परागण की क्रिया होती है तो उसे बेटा क्या कहते हैं? कीट परागण कहते हैं। फूलों में रंग, सुगंध और मकरंद होता है, ठीक है ना, किसी कीट परागण में। उदाहरण के लिए जैसे सरसों और जो गुलाब होता है, इसमें बेटा कीट परागण की क्रिया होती है। ठीक, अगला बेटा क्या है? पक्षी परागण। ये सब सौ परागण के प्रकार हैं। पक्षी परागण, जैसे जब पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो उसे पक्षी परागण कहते हैं। जैसे गुंजन पक्षी और जो तोता होता है, इसके द्वारा पक्षी परागण होता है। फूल चमकीले रंग के और मकरंद युक्त होते हैं। उदाहरण के लिए हिबिस्कस और बोगन वेरिया जैसे पौधों में पक्षी परागण की क्रिया होती है। अगला बेटा क्या होता है अपना? चमगादड़ परागण। जब चमगादड़ों के द्वारा परागण की क्रिया होती है बेटा तो उसे क्या कहते हैं? चमगादड़ परागण बोला जाता है। फूलों में फूल रात में खिलते हैं और बड़े होते हैं, किसमें? चमगादड़ परागण में। जैसे केला और कदम में क्या होता है बेटा? चमगादड़ परागण होता है। देखिएगा, अगर हम देखें तो जो पर परागण होता है इसमें दो माध्यम मैंने मेंशन किया, एक जैविक और दूसरा क्या बेटा? अजैविक। इस जैविक जो जीवों के द्वारा होता है उसे जैविक बोलते हैं। अजैविक में जैसे पानी हो गया, हवा हो गया, तो ये सब क्या है? अजैविक परागण है ना, तो बस वही है। तो अजैविक लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अजैविक। तो यहाँ पे वायु परागण। अच्छा, इसका ना हैंड रिटन नोट एकदम कंप्लीट हो चुका है, बहुत तगड़ा वाला हैंड रिटन नोट से फिर इसको डिजिटल नोट में बदला गया है। तो अगर चाहते हैं हाथ में लिखा हुआ तो वो भी आपको इसका मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि गुरुदेव हमें यही ई बुक मिल जाए तो वो भी आपको मिल जाएगा। दोनों मैंने उपलब्ध करवाया है। सर कहाँ पे करवाया? गूगल प्ले स्टोर से एसके मिश्रा जी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए वहां से, नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पूरा फ्री में कंटेंट मटेरियल चैप्टर 1 का डेमो मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक, तो वायु परागण, जब हवा के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो वो उसे वायु परागण कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ बस ऐसे ही लिखना है पेपर में, पने से बना के। हमें रट्टू तोता नहीं बनाना सर की सबकी तरह मुझे आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है। क्या है? जब हवा के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो उसे वायु परागण कहते हैं। इसमें जो परागकण होते हैं हल्के और चिपचिपे होते हैं, जैसे मक्का, गन्ना, बांस में वायु परागण होता है।
अगला बेटा जल परागण है। जब पानी के द्वारा परागण की क्रिया होती है तो इसे जल परागण कहते हैं, जैसे कि जलीय पौधों में होता है। उदाहरण के लिए वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला में क्या होता है बेटा, हमारा जल परागण होता है। उसके बाद अगला आता है विपुंसन। बेटा क्या है विपुंसन, ये विपुंसन क्या होता है, पेपर में आता है विपुंसन है क्या। तो सबसे पहले परिभाषा, फूल के पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया ताकि स्वपरागण रोका जा सके उसे क्या कहते हैं बेटा, विपुंसन कहते हैं। तो फूल के पुंकेसर को हटाने की प्रक्रिया ताकि स्वपरागण रोका जा सके उसे विपुंसन कहते हैं। आखिरकार विपुंसन की जरूरत क्यों पड़ी, तो इसलिए जरूरत पड़ी केवल वांछित पौधे के परागकणों से ही परागण सुनिश्चित करना, मतलब जो हम चाह रहे हैं वैसे ही परागण की क्रिया हमारी हो, इसीलिए हमने क्या किया बेटा, विपुंसन की जरूरत हमने समझा और इसको विधि को उपयोग किया। अच्छा इस विधि में करना क्या होता है गुरुदेव, इस विधि में हम लोग 3-4 मेथड यूज कर सकते हैं विधियां। सबसे पहला हस्तचालित, चिमटी या सुई से पुंकेसर निकाला जा सकता है जैसे गुलाब और टमाटर में। रासायनिक पदार्थों का भी उपयोग करके हम लोग विपुंसन की क्रिया को संपन्न कर सकते हैं, जैसे कि जिब्रेलिक अम्ल का छिड़काव करके पुंकेसर बनने से रोकना। तापीय विधि भी, गर्म पानी या भाप से परागकण निष्क्रिय भी किया जा सकता है। अच्छा इसकी प्रोसेस क्या होती है, समय क्या होती है, तो फूल के खिलने से 24 से 48 घंटे पहले करना चाहिए, तभी हमारा विपुंसन की क्रिया क्या हो पाएगी बेटा, संपन्न हो पाएगी। उसके बाद एक इसी में आता है थैलीकरण। क्या बेटा, थैलीकरण। ये थैलीकरण क्या है, बैगिंग क्या है, तो विपुंसित फूलों को पारदर्शी जालीदार छेद थैली से ढकना विपुंसन कहलाता है। आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी, उद्देश्य तो अवांछित परागकणों वायु कीटों के को रोकना हमारा क्या कहलाता है, थैलीकरण। मतलब कि मान लीजिए हम नहीं चाह रहे हैं कि वायु के द्वारा परागण हो, कीट के द्वारा हो, तो कुछ मत करिए, आप जाइए ढक दीजिए। जब हमारे परागकण वर्तिकाग्र पर जाएंगे नहीं, परागण क्रिया होगी ही नहीं। वांछित परागकणों को नियंत्रित रूप से लगाने में सहायता भी इससे मिलती है। हाँ, थैलीकरण के प्रकार, सबसे पहला बेटा कागज प्लास्टिक का उपयोग करके या फिर जालीदार कपड़ा का प्रयोग करके। तो कीट परागण वाली फसलों के लिए उपयोग किया जाता है और वायु परागण वाली फसलों के लिए, गन्ना के लिए हम लोग जालीदार कपड़ा यूज करते हैं। इसका समय जब विपुंसन के तुरंत बाद ही हम लोग क्या करें, थैलीकरण से बेटा ढक दें, थैली से ढक देंगे। ठीक, चलिए आगे लिखेंगे। आगे अगला जो हेडिंग है वो अपना क्या बेटा, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। क्या है, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, पेपर में आता है। आप उठाइए क्वेश्चन बैंक और देखिए वहां पे पेपर में आया हुआ है। कैसे होगा, तो परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो पुष्पीय पौधों में निषेचन के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब परागण के दौरान परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। जब परागकण हमारे वर्तिकाग्र पर पहुंच जाएंगे तब हमारा अंकुरण क्या होता है बेटा, हमारा शुरू होता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, परागकणों का अंकुरण हो रहा है। ठीक, परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण की प्रक्रिया, सबसे पहले वर्तिकाग्र पर एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित करता है जो परागकणों को पकड़ लेता है और यह सुनिश्चित करता है कि परागकण हवा या अन्य कारकों से उड़ न जाए। उसके बाद परागकण वर्तिकाग्र से पोषक तत्व और नमी को अवशोषित करते हैं और इससे परागकण फूल जाते हैं और पराग नलिका बनाने लगते हैं। आप देखिए ये पराग नलिका क्या होता है, बनना शुरू होता है। उसके बाद फिगर वो ड्रा कर देना ना। उसके बाद पराग नलिका वर्तिकाग्र से होकर अंडाशय की ओर बढ़ती है और यह पराग नलिका बीजांड तक पहुंचने के लिए वर्तिकाग्र से अंडाशय तक जाती है। उसके बाद पराग नलिका में 2 नर युग्मक बनते हैं और ये नर युग्मक पराग नलिका के माध्यम से अंडाशय में क्या करते हैं बेटा, प्रवेश करते हैं। देखिए यहाँ पे ये पराग नलिका यहाँ पे निकल रही है और फिर ये कहां पे जा रही है, अंडाशय के अंदर बीच में क्या करे बेटा, प्रवेश करती है। अब आगे अंडाशय में एक नर युग्मक अंडाणु के साथ मिलकर यूमरज बनाता है जो भ्रूण में विकसित होता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीय केंद्रक के साथ मिलकर भ्रूणपोष बनाता है जो भ्रूण के विकास के लिए क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। ठीक, बस अगला बेटा पेपर में आता है दोहरा निषेचन। अच्छा त्रिसंलयन पेपर में कभी कभी आता है बट त्रिसंलयन उतना पेपर में नहीं आता। अगर लगेगा कि त्रिसंलयन है तो मैं उसको मेंशन करवा दूंगा बट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे अगर क्लास 12 एनसीईआरटी की बुक देखेंगे तो वहां पर द्विनिषेचन दोहरा निषेचन ही मेंशन किया गया है। तो दोहरा निषेचन क्या होता है, इसमें पराग करके वर्तिकाग्र पर अंकुरित होने के बाद पराग नलिका वर्तिका से होते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। फिर तो पराग नलिका भ्रूणकोश में 2 युग्मक
होती है, फिर एक एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है जो भ्रूण में विकसित होता है, और दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रकों के साथ मिलकर प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक बनाता है जो भ्रूणकोश में विकसित होता है, और इसे क्या कहते हैं बेटा, दोहरा निषेचन कहते हैं या द्विनिषेचन कहा जाता है। द्विनिषेचन खोज किसने किया था? एस जी नवासिन ने दोहरा निषेचन की खोज की थी। बट हो गया। उसके बाद अपना क्या बेटा, निषेचन पश्च घटनाएं। अभी हमने तो क्या देखा था, निषेचन पूर्व घटनाएं, फिर द्विनिषेचन, अब निषेचन पश्च घटनाएं, मतलब कि क्या क्या होती है निषेचन के बाद। तो सबसे पहले भ्रूणपोष का निर्माण होता है, यानी भ्रूणपोष के बारे में जानते हैं। भ्रूणपोष एक त्रिगुणित पोषक युतक है जो बीज के अंदर विकसित होता है, जो भ्रूण को विकास के दौरान पोषण प्रदान करता है, और यह द्विनिषेचन की प्रक्रिया के दौरान बनता है। अब अगला हेडिंग डालेंगे, पेपर में आता है भ्रूणपोष का विकास। तो भ्रूणपोष का विकास निषेचन के बाद होता है। इसमें दोहरे निषेचन की प्रक्रिया शामिल होती है, जिसमें एक नर युग्मक शुक्राणु अंड कोशिका अंडाणु के साथ मिलकर युग्मनज बनाता है जो भ्रूण के विकसित होता है। दूसरा युग्मक केंद्रीय कोशिका के साथ मिलकर त्रिसंलयन यानी ट्रिपल फ्यूजन करता है, जिससे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है, और यह प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक विभाजित होकर क्या बनाता है बेटा, भ्रूणपोष बनाता है। भ्रूणपोष के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं तो देख सकते हैं, हालांकि पेपर में आता नहीं तब भी हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहला होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। भ्रूणपोष हमेशा 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला क्या होता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष। तो इस प्रकार में यानी केंद्रकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजित होता है, लेकिन कोशिका भित्ति नहीं बनती है। इसके परिणाम स्वरूप भ्रूणपोष में कई केंद्रक मुक्त होते हैं और अंततः कोशिका भित्तियां बनाती हैं और भ्रूणपोष द्विकोशिकीय हो जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे बेटा नारियल और सूरजमुखी में केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। पॉइंट टू पॉइंट याद करेंगे तो जल्दी याद होगा, और गाथा याद करेंगे, रामायण याद करेंगे बेटा पूरा तो याद नहीं होने वाला। समझा रहा है ना। कोशिकीय भ्रूणपोष बेटा क्या होता है, तो इस प्रकार में यानी कोशिकीय भ्रूणपोष में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रत्येक विभाजन के बाद कोशिका भित्ति बनाती है और परिणाम स्वरूप भ्रूणपोष शुरू से ही कोशिकीय होता है। उदाहरण के लिए जैसे धतूरा और बालसम के पौधे में कोशिकीय भ्रूणपोष होता है। और अगला है हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष क्या होता है, तो यह केंद्रकीय और कोशिकीय भ्रूणपोष के बीच का मध्यवर्ती प्रकार है। प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का पहला विभाजन कोशिका भित्ति द्वारा पीछा किया जाता है, जिसमें 2 कक्ष बनते हैं। इसके बाद भ्रूणपोष विकास केंद्रकीय या कोशिकीय हो सकता है। उदाहरण के हेलोबियल्स क्रम के पौधों में यह भ्रूणपोष होता है। उसके बाद भ्रूणपोष का कार्य क्या क्या होता है, तो भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। यह अंकुरण के दौरान नवोद्भिद को भी पोषण प्रदान करता है। कुछ पौधों में भ्रूणपोष परिपक्व बीज बना रहता है, जबकि अन्य में इससे विकासशील भ्रूण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। अगला बेटा भ्रूण। ये भ्रूण क्या होता है, भ्रूण के बारे में देख लेते हैं। तो भ्रूण एक बहुकोश की संरचना है जो निषेचन के बाद युग्मनज जाइगोट में विकसित होता है और एक नए पौधे या जानवरों में विकसित होता है। पौधों में भ्रूण बीज के अंदर पाया जाता है और अंकुरण के दौरान नए पौधे में क्या होता है, यह विकसित हो जाता है। फिर जानते हैं बेटा बीजपत्र। बीजपत्र क्या होता है, बीजपत्र भ्रूण के पहले पत्ते होते हैं। ये अंकुरण के दौरान भ्रूण को पोषण प्रदान करता है और ये 2 प्रकार के बीजपत्र होते हैं। सबसे पहला एक बीजपत्री, दूसरा द्विबीजपत्री। एक बीजपत्री, इसमें एक बीजपत्र होता है जैसे मक्का गेहूं चावल में। द्विबीजपत्री में इसमें 2 बीजपत्र होते हैं जैसे मटर सेम और सूरजमुखी में। अब भ्रूण का विकास कैसे होता है, ये अपना देख सकते हैं भ्रूण है, ये भ्रूण का विकास, ठीक है ना, द्विबीजपत्री भ्रूण है। तो भ्रूण का विकास निषेचन के बाद होता है, शुरू होता है। युग्मनज जाइगोट विभाजित होकर कोशिका में एक समूह बनाता है जो भ्रूण में विकसित होता है। भ्रूण में 3 मुख्य भाग होते हैं। सबसे पहला प्रांकुर होता है, दूसरा मूलांकुर होता है, अगला क्या होता है, बीजपत्र होता है। प्रांकुर यह तने और पत्तियों में विकसित होता है, मूलांकुर यह जड़ में विकसित होता है और बीजपत्र यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। उसके बाद एक बीजपत्री भ्रूण का विकास, ये पेपर में आता है, एक बीजपत्री भ्रूण का विकास और द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास। तो एक बीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है, एक बीजपत्री भ्रूण में भ्रूण का विकास एक बीजपत्र के साथ होता है और बीज में अंकुरण के बाद यह बीजपत्र पौधे के पहले पत्ते में उभरता है और एक बीजपत्री भ्रूण भ्रूणी अक्ष
कि एक सिरे पर प्रांकुर और दूसरे सिरे पर बेटा क्या होता है, मूलांकुर होता है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास, यहाँ देख सकते हैं द्विबीजपत्री का हमने संरचना भी बनाया है। ये मूलगोप है, फिर मूलांकुर है, फिर बीजपत्राधार है, द्विबीजपत्र है, और फिर क्या हमारा प्रांकुर है। अगर जहां पर बेटा हमारा क्या रहता है, केवल एक ही करेजा हमारा बीजपत्र पाया जाता है, दूसरा नहीं पाया जाता, तो वहां पे हमारा एक बीजपत्री हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो ठो है तो क्या हो जाएगा, द्विबीजपत्री भ्रूण हो जाएगा। ठीक, और अगला द्विबीजपत्री भ्रूण क्या है, तो द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास दो बीजपत्रों के साथ होता है। बीज के अंकुरण के बाद ये बीजपत्र पौधे के पहले दो पत्तों के रूप में उभरते हैं, और द्विबीजपत्री भ्रूण में भ्रूणी अक्ष के एक सिरे पर प्रांकुर और दूसरे सिरे पर क्या होता है बेटा, मूलांकुर होता है, और बीच में हाइपोकाइटिल होता है। देखिए, एक तरफ प्रांकुर, दूसरा तरफ क्या बेटा, मूलांकुर। प्रांकुर ऊपर, नीचे मूलांकुर, और बीच में क्या बेटा, बीजपत्राधार होता है। ठीक, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास कैसे होता है वो मैंने बता दिया। आप जानते हैं बीज के बारे में। बीज क्या होते हैं, तो एक परिपक्व अंडाणु है। जो बीज होते हैं हमारे क्या होते हैं, जो अंडाणु होते हैं, यही बाद में परिपक्व होकर बीज में क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो बीज एक परिपक्व अंडाणु है जिसमें एक भ्रूण, खाद्य भंडार और एक सुरक्षात्मक आवरण होता है। यह फूल वाले पौधे आवृत बीजी और अनावृत बीजी में प्रजनन का क्या होता है, एक इकाई होता है। बीज के प्रकार, तो बीज विभिन्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला, बीज पत्रों की संख्या के आधार पर हमारे बीज के प्रकार क्या क्या होते हैं, चल देख लेते हैं। तो एक बीज पत्री हमारे बीज, इन बीजों में केवल एक बीज पत्र होता है। जैसे मक्का, गेहूं, चावल, प्याज, लहसुन इत्यादि जो होते हैं ये हमारे एक बीज पत्री होते हैं। द्विबीजपत्री क्या होता है, इन बीजों में दो बीज पत्र होते हैं, जैसे कि मटर, सेम, चना, सूरजमुखी, आम, सेब, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे द्विबीजपत्री होते हैं। और कुछ बीज की संरचना भी यहाँ पे दिया गया है। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, मैंने सब कुछ बहुत सेपरेटेड वे में समझाया है। ये बीजपत्र हो गया, बीजांड द्वार हो गया, बीजाणु हो गया, भ्रूणपोष हो गया, बीजपत्र हो गया, सब कुछ मैंने प्रॉपर वे में समझाया है। भ्रूणपोष की स्थिति के आधार पर हम लोग देखेंगे कि बीज के प्रकार। तो सबसे पहला भ्रूणपोषी बीज है, दूसरा क्या है, अभ्रूणपोषी बीज है। भ्रूणपोषी बीज क्या होता है, इन बीजों में भ्रूणपोष परिपक्व अवस्था में ही उपस्थित रहता है। जैसे मक्का, गेहूं, अरंडी और नारियल जो होते हैं ये भ्रूणपोषी बीज होते हैं। अभ्रूणपोषी बीज, इन बीजों में भ्रूणपोष विकासशील भ्रूण द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और परिपक्व बीज में अनुपस्थित होता है। जैसे मटर, सेम, चना, सूरजमुखी, मूंगफली इत्यादि में अभ्रूणपोषी बीज होते हैं। अगला आता है आपका बेटा फल। ये फल क्या होता है, तो फल एक परिपक्व अंडाशय होता है जो निषेचन के बाद, अब उसमें अंडाणु था, बीज क्या था, अंडाणु था, लेकिन इसमें अंडाशय फल बनाता है जो निषेचन के बाद होता है, विकसित होता है। यह फूल वाले पौधों में पाया जाता है। इसमें बीज होते हैं, और फल पौधे के लिए बीज फैलाने का एक महत्वपूर्ण क्या होता है बेटा, साधन होता है। फल के प्रकार अब पेपर में खूब आता है। अब यहां से पेपर में आता है 100% बेटा फिक्स क्वेश्चन है। क्या है यहाँ पे ध्यान देना, सत्य फल। ये पेपर में खूब आता है, सत्य फल, यानी बोलते हैं ट्रू फ्रूट, या फिर जो क्रैप बोलते हैं। तो ये फल केवल अंडाशय से विकसित होते हैं, उसे हम लोग सत्य फल कहते हैं। यानी जो सीधा बोलिएगा, वे फल जो प्रायः अंडाशय से विकसित होते हैं उसे सत्य फल कहते हैं। जैसे आम, सेब और अंगूर, ये जितने भी होते हैं ये हमारे क्या होते हैं बेटे, ये सत्य फल होते हैं। और बेटा स्ट्रॉबेरी भी क्या है, हमारा सत्य फल का उदाहरण है, मतलब ट्रू ट्रू सॉरी हाँ, सत्य फल का उदाहरण है। तो ये स्ट्रॉबेरी अलग हो जाएगा, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे क्या हो जाएंगे, सत्य फल हो जाएंगे। कूट फल, असत्य फल या फिर फाल्स फल क्या होते हैं, ये फल अंडाशय के साथ फूल के अन्य भागों से विकसित होते हैं, जैसे कि पुष्पासन से विकसित होते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाल्स फल कहते हैं, यानी कूट फल कहते हैं। जैसे काजू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया इत्यादि जो होते हैं ये पुष्पासन फल भित्ति के द्वारा बनते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग क्या कहते हैं, असत्य फल बोलते हैं या कूट फल कहते हैं। इसे यहाँ पे असत्य फल कह सकते हैं। ये स्ट्रॉबेरी जो है ये असत्य फल का क्या है, कूट फल का उदाहरण है। अगला है बेटा असंग जनन, पेपर में खूब आता है, देख लेते हैं असंग जनन क्या होता है। यह प्रजनन की वह विधि है जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण का विकास हो जाता है, उसे असंग जनन कहते हैं। पेपर में भर भर के आता है असंग जनन क्या होता है। तो असंग जनन बेटा क्या होता है, आप याद कर लीजिए, सीधा बताइएगा। प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन ही हमारे भ्रूण का विकास हो जाता है, उसे बेटा क्या कहते हैं,
असंग जनन कहते हैं। ठीक। अब इसमें आता है अनिषेक फलन और एक आता है अनिषेक जनन। देखिए, जो आता है ये असंग जनन है, अनिषेक फलन और अनिषेक जनन। अनिषेक फलन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें निषेचन के बिना ही फल का विकास हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। या सरल शब्दों में कह सकते हैं कि यह बिना निषेचन के ही फल के बनने की प्रक्रिया होती है। अनिषेक फलन से उत्पन्न फल प्रायः क्या होते हैं? बीज रहित, उसमें बीज नहीं पाए जाते। कोई भी जो अनिषेक फलन के माध्यम से हमारा कोई फल बनता है उसमें बीज नहीं पाया जाता। उदाहरण के लिए जैसे केला हो गया, अनानास हो गया और कुछ प्रकार के अंगूर, सभी नहीं, कुछ प्रकार के अंगूर जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? अनिषेक फलन के क्या है? उदाहरण है। ये सब याद कर लीजिए, बहुत तगड़ा वाला कंटेंट आपको दे रहे हैं, चैलेंज करते सब पूरे यूट्यूब पे। कंटेंट मिलेगा नहीं ऐसा, आप ढूंढ लीजिए, ठीक है ना? बहुत सिंपल कंटेंट है। उसके बाद बेटा क्या है? अनिषेक जनन। अनिषेक जनन क्या होता है? यह वह प्रक्रिया है जिसमें निषेचन के बिना भ्रूण का क्या होता है बेटा? विकास होता है। सरल शब्दों में कह सकते हैं बिना निषेचन के नए जीव को विकसित करता है। जैसे अनिषेक जन कुछ जानवर जो होते कीड़े, मछली, छिपकली और पौधे दोनों में हो सकता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मधुमक्खियां, हाँ, एफिडस और सरीसृप में होता है। हालांकि पेपर में था नहीं लेकिन मैंने डाल दिया अनिषेक जनन को भी। अगला बेटा लास्ट टॉपिक है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता इसको पढ़ा देंगे तो इससे बाहर एक भी आपका टॉपिक नहीं है जो कि आपके बोर्ड में आए। अभी फालतू में 10-20 घंटे का टाइम मत बर्बाद करना, सफिशियंट नोट्स है। मैं चैलेंज करता हूँ, खुद मत करो। हाँ, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है अप डाउन, उसको लेके ज्यादा परेशान मत होइए, मैं करवा दूंगा। मैं चैलेंज करता हूँ, जो भी नए बच्चे हैं आप ले लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक खोल लीजिएगा, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आप हेडिंग मिलाइएगा, आपको मिल जाएगा पूरा। बहुत सिंपल भाषा में समझाया है। ठीक। बेटा बहुभ्रूणता क्या होती है? तो बहुभ्रूणता एक ऐसी घटना है जिसमें एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण का विकास होता है और यह प्राकृतिक रूप से कृत्रिम तरीकों से भी हो सकता है। मतलब बहुभ्रूणता क्या होती है? बहुभ्रूणता एक ऐसी घटना है जिसमें एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूणों का निर्माण हो जाना बहुभ्रूणता कहलाता है। जैसे नींबू, संतरा, आम में क्या होते हैं बेटा? बहुभ्रूणता पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। किसने किया था बेटा? ल्यूवेन हॉक ने किया था। कब किया था? कब किया था? सन 1719 ईस्वी में। किसमें देखा था? संतरे में के बीजों में बहुभ्रूणता को उन्होंने देखा था। तो यहां पर बेटा क्या हुआ? अपना चैप्टर जो है समाप्त हुआ। तो ये रहा ई बुक। अब इसका हैंड रिटन नोट्स भी पढ़ा देंगे, परेशान मत होइएगा, मैं पूरा कंप्लीट करवाता जाऊंगा। फिर जो जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, अध लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, सभी मैं करवा दूंगा। आपको अलग से कुछ करने की, लेने की जरूरत नहीं है, सब मैं यही आपको पढ़ाऊंगा। जो कुछ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा अलग से, क्वेश्चन भी मैं करवाऊंगा, तो वो हमारे सब नोट्स से ही रहेंगे। बाहर से आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे देखने के लिए, और मैं आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है ना? हाँ। और एक बात याद रखिएगा, जो भी बच्चा ज्वाइन होना चाहता है तो गूगल प्ले स्टोर से एसके स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे महाभारत बैच जो कि 1 नवंबर से शुरू हो रहा है, वो सर हम पेपर देंगे जो सर बोर्ड में आएगा, आई प्रॉमिस यू। और वो भी नहीं कि 10-20 तो दे रहे हैं, अरे भैया 6-7 पेपर बहुत जरूरी है। वहां पे केवल हम लोग केवल आपको कितना देंगे? 5 से 7 पेपर सेट करवाएंगे। 7 पेपर सेट करवाएं, काम खत्म। उससे बाहर आपका नहीं आएगा। वो तो 1 नवंबर से शुरू है महाभारत बैच। जिसको ज्वाइन होना है, एडमिशन ओपन है, ले सकते हैं। ठीक है, 251 रुपए है। और हाँ, रामायण बैच से आप जुड़ जाए, वहां पे सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, 1 शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा, 100 नोट्स मिल जाएगा, सारी कंटेंट आपको मिल जाएगा। और जाइए पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसके मिश्री ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जैन, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल यार, लव यू ऑल।